सुप्रभात बच्चों। क्लास 6 का हिंदी का पाठ तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा और उसको कॉपी में फेयर भी कर लिए होंगे। आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, सीख। सीख जो है, जैसा कि सीख शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, सीख मीन्स सबक, कोई सबक लेना, कोई लेसन लेना जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती है, उसी को सीख बोलते हैं। तो अपने अर्थ के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर जो है ये हमें एक सबक दे रहा है। इसके राइटर का नाम है अंतोन चेखेव। इस कहानी के लेखक हैं अंतोन चेखेव। ये एक रूसी लेखक है और ये कहानी जो है ये रूसी भाषा में लिखी गई है। काफी शिक्षाप्रद कहानी है और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है और वो हमारी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें कुछ मुख्य कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ है यहाँ हम देख लेंगे। वेतन, वेतन मीन्स होता है तनख्वाह, मासिक जो पेमेंट मिलता है वो तनख्वाह बोलते हैं या वेतन बोलते हैं। यकीन, यकीन मीन्स विश्वास। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मीन्स गैर हाजिरी या एब्सेंट। नुकसान, नुकसान मीन्स हानि। स्वर, स्वर मीन्स आवाज। रूबल, रूबल रूस की मुद्रा को कहते हैं। प्रत्येक देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं और उनका नाम अलग होता है। जैसे हमारे भारत में हमारी मुद्रा का नाम है रुपया, उसी तरह रूस में जो रुपया चलता है, जो वहां मुद्रा चलती है, उस मुद्रा को बोलते हैं रूबल। बोधा, बोधा का अर्थ होता है सुस्त। कठोर, कठोर मीन्स बेरहम। निर्मम, निर्मम का अर्थ होता है जिसके अंदर ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम बोलते हैं, यानी कि ममता से रहित। शक्ति, शक्ति मीन्स ताकत। तो हम लोग अब देखते हैं इस चैप्टर में ये कहानी जो है वो लेखक, इसके पात्र स्वयं है। लेखक स्वयं इस कहानी का पात्र है। लेखक ने अपने जीवन में घटी हुई घटना को एक कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र लेखक अंतोन चेखेव स्वयं है। अंतोन चेखेव जो है वो रूसी भाषा के बहुत बड़े लेखक हैं। उनके अन्य प्रमुख कहानियां हैं मुखौटा, कमजोर, गिरगिट, गुड्डो आदि प्रमुख कहानियां हैं। लेकिन हमें यहाँ सीख पढ़ना है, उसको हम लोग देखते हैं। मैंने अपने बच्चों की आया जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, जूलिया बैठो, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी, जितना कि मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। मुझे लगता है तुम अपने आप कभी पैसे नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारा हिसाब करना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रुपए महीना तय हुआ था ना? जी नहीं, 40 रुपए, जूलिया ने झिझकते हुए कहा। नहीं भाई, 30 रुपए मैंने डायरी में लिख रखा है। मैं बच्चों की आया को हमेशा 30 रुपए महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए? जी नहीं, 2 महीने काचते। क्या कर रही? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई। मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपए। लेकिन 60 रुपए तभी बनेंगे जब एक दिन भी अनुपस्थिति न हो। तुमने रविवार को छुट्टी की है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है, सिर्फ कोल्या को घुमाने बाहर ले गई। इसके अलावा तुमने इस महीने में 3 छुट्टियां और की हैं। इसका अर्थ देखते हैं। लेखक कहता है, लेखक खुद चूंकि इस कहानी का पात्र है, इसलिए इस कहानी में लेखक कहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाने के लिए उन्होंने एक आया रखी थी जो उनके बच्चों को पढ़ाती भी थी और देख रेख भी करती थी।
उस आया का नाम था जूलिया। तो लेखक कहते हैं कि मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया और बोला कि जूलिया यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी। मैं अब तक जितना तुम्हें समझ सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने पैसे कभी मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारा हिसाब करना चाहता हूँ। तुम्हारा कितने वेतन तय हुआ था? 30 रुपए। तो जूलिया जो है झिझकते हुए कहती है, नहीं सर, 40 रुपए। इस पर उस कहानी के मालिक जो है यानी कि लेखक वो कहते हैं, नहीं भाई, 30 रुपए मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है। अब तक बच्चों की जितनी भी आया मेरे यहाँ रही है, सभी को मैं 30 रुपए ही देता आया हूँ और मैंने अपनी डायरी में लिखा है 30 रुपए। और तुमने हमारे यहाँ 2 महीने काम किए। तो जूलिया इसका भी विरोध करते हुए धीरे से बोली कि जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। लेकिन लेखक ने उसे झिड़क दिया, कहा कि 2 महीने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2 महीने मैंने डायरी में लिख रखा है। इस हिसाब से तुम्हारे 60 रुपए बनते हैं, वो भी तब जब तुमने एक भी अनुपस्थिति न की हो। लेकिन रविवार को छुट्टी थी और तुमने काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने बाहर ले गई। कोल्या उनके एक बच्चे का नाम था, तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ एक बच्चे को घुमाने बाहर ले गई। इसके अलावा तुमने इस महीने में 3 छुट्टियां और की है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़नें दूर करने लगी। बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रुपए कट गए। उधर कोल्या एक दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन तुम्हारी दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 7 में से 19 कितने बचे? 41 रुपए, ठीक है ना? अब जब लेखक ने कहा कि एक दिन इतवार था और उस दिन तुमने एक ही बच्चे को सिर्फ घुमाने ले गई, तुमने पढ़ाया नहीं और तुमने 3 दिन छुट्टियां भी की है, तो इसके पैसे कटेंगे। यह सुनकर जूलिया जो थी उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी झिझक को मिटाने के लिए, अपनी संकोच को दूर करने के लिए अपने कपड़े में जो सलवटें पड़ी थी उनको दूर करने लगी, लेकिन बोली एक शब्द भी नहीं। फिर आगे लेखक ने हिसाब किया और बोला कि हाँ, तो 2 महीने में 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, तो तुम्हारे 12 रुपए कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार था। कोल्या उनका एक बच्चे का नाम था। तो कह रहे हैं कि कोल्या बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को यानी सिर्फ एक ही बच्चे को तुमने पढ़ाया है। और पिछले हफ्ते 3 दिन तक तुम्हारी दांतों में दर्द था, जिसके लिए मेरी पत्नी ने तुम्हें छुट्टी दी है और दोपहर के बाद तुम घर चली गई। तो 12 और 7 हुए 19 यानी कि 19 नागे। नागे मीन्स एब्सेंट। तुम्हारा 19 नागा हुआ, तुम्हारी अनुपस्थिति 19 दिन हुई। तो हाँ भाई घटाओ, 60 में से 19 41। अब तुम्हारे बचे 41 रुपए, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से अपना गला साफ किया, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो मैं उसके 2 रुपए ही कम कर देता हूँ। अब देखो
उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया। वहां खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही के चलते नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम सही से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो वान्या के जूते के 5 रूबल कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज लिख लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, मैंने दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाइए 27, 41 में से 27 बचे 14। अभी तक क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक बार ही पैसे मिले हैं, वो भी आपकी पत्नी ने दिए हैं, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनाथ। खैर, मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उसमें रख लिया और धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। और जब लेखक हिसाब कर रहे थे 41 रूबल, तो आगे जूलिया जो थी, जब लेखक ने उसके 19 रूबल काट लिए और कहा कि अब 60 में से तुम्हारे 41 रूबल बचे, यह सुनकर जूलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दुखी हो गई, उसका गला रूंध गया। उसने अपने गले को साफ किया, लेकिन बोली कुछ भी नहीं, एक शब्द भी उसने जवाब नहीं दिया। आगे लेखक कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्याली और प्लेट तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, चलो उसके 2 रूबल कम कर देता हूँ। और तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी बेख्याली की वजह से तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या यानी उनका बेटा पेड़ पर चढ़ गया, जिससे उसे खरोच लगी और उसकी जैकेट फट गई। तो जैकेट के भी उन्होंने 10 रूबल काट लिए। आगे लेखक कहते हैं, इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो, तुम्हारा काम बच्चों की देखरेख करना है, उसी के तुम्हें पैसे मिलते हैं। अगर तुम थोड़ी सी लापरवाही करोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो वान्या के जूते के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब जूलिया ने धीरे से दबी हुई जबान में कहा कि जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तो लेखक ने उसे झिड़क कर कठोर आवाज में कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं जो भी काम करता हूँ, किसी को देता हूँ, लेता हूँ, डायरी में लिख लेता हूँ। कहो तो डायरी दिखाऊं? इस बात पर जूलिया डर गई और उसने कहा, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। इस पर लेखक ने उसे और झिड़क कर कहा, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो घटाइए 41 में से 27 बचे 14। अब बेचारी जूलिया दुख के कारण उसके
आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया और पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने धीरे से कहना चाहा कि सर, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे आज तक सिर्फ एक ही बार पैसे मिले हैं, वो भी आपकी पत्नी ने दिए हैं, सिर्फ 3 रुपये। इस पर लेखक ने और भी आश्चर्य जताते हुए कहा कि देखो, मेरी पत्नी ने तुम्हें पैसे दिए और वो बात उसने मुझसे छुपाई। अब मुझसे अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ी गलती हो जाती, तो अब घटा दो, 14 में से 3 और घटा दो, तो बच गए 11 रुपये। तो 11 रुपये उन्होंने जूलिया को दिया और कहा कि जूलिया, ये लो 11 रुपये, देख लो ठीक है ना। जूलिया बेचारी कुछ बोल नहीं सकी, कांपते हुए हाथों से लिया और अपने कपड़े को टटोलती हुई जेब में रख लिए और धीरे से विनीत स्वर में उसने कहा, जी धन्यवाद। अब जब जूलिया ने धन्यवाद कहा तो लेखक को गुस्सा आ गया। देखते हैं आगे। लेखक कह रहे हैं, मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रोधित स्वर में कहा, धन्यवाद? धन्यवाद किस बात का? आप मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चीखते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हें ठग लिया है, तुम्हारे पैसे मार लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, यहाँ से पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप मुझे कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर थोड़ा स्वर धीमा करके बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सीख देना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 भी पैसा नहीं रखूंगा। देखो, ये तुम्हारे 60 रुपये रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना डरपोक और गोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध भी न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहन करता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। जूलिया, यह मत भूलो कि इस संसार में दबू, डरपोक और गोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। लेखक कह रहे हैं कि जब जूलिया ने उन्हें धन्यवाद कहा तो लेखक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बहुत ज्यादा क्रोधित होकर वो कमरे में टहलने लगे और उन्होंने गुस्से से जूलिया से पूछा, धन्यवाद? धन्यवाद किस बात का? इस पर जूलिया ने कहा कि आपने मुझे पैसे दिए इसलिए धन्यवाद। और लेखक को उसकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा कि जूलिया, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ठगा है, तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारे पैसे मार लिए हैं, फिर भी तुम्हें धन्यवाद दे रही हो, किस बात के लिए? इस पर जूलिया बोली कि साहब, आपने मुझे कुछ तो दिया। इससे पहले मैं जहाँ जहाँ काम की उन्होंने तो मुझे 1 पैसे तक नहीं दिया। इस बात को सुनने के बाद लेखक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और उन्होंने जूलिया को समझाया। उन्होंने कहा, जूलिया,
मैं तुम्हारे एक भी पैसे नहीं मांगूंगा। ये तुम्हारे 60 रूबल रखे हुए हैं, तुम इन्हें ले लो। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसान भला कहलाने के लिए इस संसार में लोग मुझे भला कहें, इसके लिए अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहता रहे और उसका विरोध न करे। ज्यादतियां मीन्स होता है अत्याचार। तो लेखक कहता है कि सिर्फ इस संसार में भला कहलाने के लिए हमारे ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, क्या हम चुपचाप उसे सहन करते रहें? नहीं जूलिया, नहीं, ये उचित नहीं है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। ये हर इंसान का फर्ज है, हर आदमी का। कहा गया है कि अत्याचार करने वाला से ज्यादा अपराधी अत्याचार को सहने वाला होता है। इसलिए अत्याचार करने वाला तो गलत है, सहने वाला भी गलत होता है। हमें कभी भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अब लेखक जूलिया को समझाते हैं कि जूलिया, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। तुम चुपचाप अपने ऊपर हो रही ज्यादतियों को बर्दाश्त करते जा रही हो, इस प्रकार काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना होगा। तुम्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसार से लड़ना होगा, उनका विरोध करना होगा। इस संसार में जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तुम्हें खुलकर उसका विरोध करना होगा। और जूलिया, यह मत भूलो, यह बात कभी मत भूलो, इस बात को हमेशा याद रखो कि इस संसार में दब्बू, डरपोक और बोते, कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। संसार में जो व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, खुलकर बोलता है, सभी उसी की कदर करते हैं। डरपोक और दब्बू टाइप के लोगों को कोई कदर नहीं होती। संसार में कहीं भी कोई भी उनकी कदर नहीं करता।